शराबबंदी के नाम पर इन शराब की दुकानों से शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। इसी का परिणाम है कि दतिया जिले में खुलेआम जुआ चल रहा है। दतिया जिले के आसपास चारों तरफ जुआ के कई फड़ लगे हैं। हमारा दतिया जुआ के नाम से फेमस हो गया है। कमलनाथ जी के बाद जब सरकार गई तो लगातार आपके कांग्रेस के नेताओं में भागदौड़ मच गई। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तमाम केस भी आपका दर्ज हुए। सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरे खिलाफ भी एक झूठा मुकदमा कायम किया गया। जब मैं घर पर नहीं मिला तो घर पर पुलिस आई तो मेरे नाबालिग बेटे को और एक और भतीजे को, 2 बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। कहीं ना कहीं रामकिंकर गुर्जर के नेतृत्व में 3 में से 2 सीट कांग्रेस के पाले में गई। उसके बाद रामकिंकर सिंह गुर्जर को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ऐसा क्यों? क्या ये वफादारी का नाम आपको दिया गया? हमें जनता ने 7 बार चुनाव में हमें आशीर्वाद दिया। 3 बार जिला पंचायत, 2 बार ग्राम पंचायत, 1 बार जनपद पंचायत और 1 बार मंडी। ऐसे 7 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। कौन सी विधानसभा चुनाव लेंगे आप? हाँ, तो जिला पंचायत क्षेत्र हमारा भांडेर और सेवड़ा का मिक्स रहा है, तो निश्चित सेवड़ा विधानसभा हमारी। रामकिंकर सिंह गुर्जर को यदि सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो चुनाव जीतेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित मौका देगी तो जरूर सफलता मिलेगी। तो कुंवर घनश्याम सिंह साहब का टिकट कटेगा? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में दतिया जिले की ऐसी शख्सियत जो इस समय किसी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और दतिया जिला पंचायत के सदस्य रामकिंकर सिंह गुर्जर आपकी जन अदालत न्यूज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप हैट्रिक लगाते हैं, लोगों को एक चुनाव जीतने में मुश्किल पड़ जाता है, आप 3 चुनाव जीत जाते हैं, तो सही राजनीति की क्या परिभाषा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और 3 चुनाव तो मेरे जिला पंचायत के हैं कि तीसरा कार्यकाल मेरा जिला पंचायत का चल रहा है। मतलब 2010 में, 2015 में और 2022 में। उसके पहले भी मैं जनपद सदस्य बना और जनपद उपाध्यक्ष भांडेर का बना 2005 में, 2004-5 में जो चुनाव हुआ था उसमें। और इस बीच में 2012 में मंडी का भी चुनाव हुआ। तो मेरा जो छोटा भाई है जो अभी वर्तमान में दूसरी बार सरपंच है, उनकी वाइफ है जो हमारी बहू मंडी डायरेक्टर का चुनाव लड़ी और हम वो चुनाव भी जीते। और दूसरी बार छोटा भाई सरपंच है। ऐसे कुल मिला के हमें जनता ने 7 बार चुनाव में हमें आशीर्वाद दिया। 3 बार जिला पंचायत, 2 बार ग्राम पंचायत, 1 बार जनपद पंचायत और 1 बार मंडी। ऐसे 7 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका सदा ऋणी हूँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मतदाता हैं, ये जो नेता ईमानदारी से काम करता है उसका साथ देते हैं, मुझे ये भरोसा है। क्योंकि सत्ता ना होने के बाद भी मैं निरंतर चुनाव जीत रहा हूँ और उसका पूरा श्रेय जो है वो पूरा जनता को जाता है, लोगों को जाता है कि वो जनता सत्ता के दबाव में ना आते हुए भी हमारा साथ दे रहे हैं। उसका कारण मैं जहां तक मानता हूं कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में जाके कई वादे करते हैं, हमेशा उनके बीच में रहने की बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर मौका ये रहता है कि एक बार जो लोग चुनाव जीत जाते हैं फिर पब्लिक से जो परेशानियां होती हैं, उनके जो फोन आते हैं तो फोन तक नहीं उठाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हम घर में बैठे हैं, आज कोई परेशान होकर के, एक्सीडेंट होकर, बीमार होकर के अस्पताल में पहुंच जाता है और उसे हमारे सहयोग की जरूरत है और हम उसको आधी रात को भी उसको जरूरत है, आधी रात को हम उसका फोन उठाएं, उसकी बात करें, उसकी हर संभव सहयोग करें। तो निश्चित है कि ऐसा हमारा अगर स्वभाव रहेगा, इस तरीके से अगर हम राजनीति में काम करेंगे तो लोग हमारा साथ जरूर देंगे। अगर हम उनको 10-10 फोन कर रहे हैं, किसी की पुलिस ने बाइक रोक ली है, किसी को आज जल्दी में घर जाना है, उसको हम वो 10-10 बार हमें फोन कर रहा है और हम उसका फोन अटेंड नहीं करें, तो निश्चित है जनता हमसे दूर होगी और हमारे साथ नहीं रहेगी। जनता के सुख दुख में साथ रहना हमारा कर्तव्य बनता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमें चुन के जनता ने भेजा है, जनता के हितों की लड़ाई, चाहे खाद की परेशानी हो, चाहे पानी की परेशानी हो, चाहे बिजली की परेशानी हो, चाहे कोई बीमार हो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी किसी को भी जरूरत हो, तो हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ एक जनप्रतिनिधि होने का अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो ये बात भी बिल्कुल पक्की है, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता भी पूरी ईमानदारी के साथ आपको साथ देगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो हमारी जो गौवंश हैं, जब वो ट्रकों में भरकर जाती हैं गाय, तो कहीं ना कहीं उन बजरंग दल वालों को या जो गौ रक्षक हैं उनको याद आती है
लेकिन जब वही गाय दर दर की ठोकरें खाती है, एक्सीडेंट में मारी जाती है, तो क्या वो सौतेली माँ हो जाती है इनकी? तब क्यों ये आगे नहीं आती? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल आपने राजा भैया जी आपने किया है। और देखिए कि जिस गौ माता के नाम से भारतीय जनता राजनीति करती है, हर मंच पर गौ माता की जय के जयघोष करती है, नारा लगाती है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जिस गौ माता की धोखे से भी, अगर गांव में ग्रामीण में ऐसी प्रथा है कि धोखे से भी कोई अगर किसी टक्कर से या किसी अज्ञात कारण से अगर गाय मर जाती है तो उसको पाप बताते हैं कि पाप लगता है और गंगा जी नहा के आओ, भागवत या कथा रामायण कुछ ना कुछ पुण्य कार्य कराओ, तब उस पाप से मुक्ति होती है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के कारण और उनको गाय माता पे ध्यान ना देने के कारण आज हजारों गाय सड़कों पर कुचर के मर रही हैं, ट्रकों में भर भर के जा रही हैं। बीफ का निर्यात बड़े स्तर पर देश में हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित ही ये बहुत बड़ा कलंक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस गाय के नाम पर राजनीति करती है उसकी समस्या का, उसके बचाने का कोई प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्राप भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित अगर वो इस चीज को मानते हैं और ये गलत हो रहा है, ये गौ माता की हत्या जो हो रही है, अघोषित जो हत्या हो रही है, इसका पाप भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी इस पर 0 टैक्स लगाया गया है गौ मांस पर, ऐसा क्यों? जी यही है, वही बात है कि कथनी करनी का जो अंतर है वही है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ना इनको गाय की चिंता है, ना इनको किसानों की चिंता है, ना मजदूरों की चिंता है। मात्र 15 महीने में के कार्यकाल आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2018 में बने और 15 महीने का कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा वो खास करके गौ माता के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 महीने के कार्यकाल में 1000 गौशालाएं को निर्माण करा करके संचालित कराने का काम किया था और हजारों गौशालाओं का निर्माण जारी था, चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार गिरी और वो वहीं के वहीं वो काम रुक गया। उसके बाद से कोई ना तो गौशालाओं का निर्माण में कोई तेजी आई और ना गौशालाओं का संचालन ढंग से हो रहा है और ना उनके लिए कोई फंड निर्धारित किया और आज गौ माता की दुर्दशा हो रही है और गाय के कारण हमारे किसानों की बहुत ज्यादा बड़ी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल, शराब विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है दतिया जिले में, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि दतिया जिले में गांव-गांव घर-घर शराब बेची जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी एक लोगों को भ्रमित करने का काम है, लोगों के साथ धोखा है। शराबबंदी के नाम पर उन्होंने बीच शहर में से दुकानें हटाई, लेकिन शराब की दुकानों से शहर को चारों तरफ से घेर रखा है और इतनी स्थिति ये हो गई है कि जो शहर में दुकानें थी वो भले ही शहर के किनारे पहुंच गई, लेकिन शहर में भी अंदर भी दारू की बिक्री खुलेआम हो रही है और आसपास चारों तरफ से शहर के चारों तरफ घिरा हुआ है, वहां भी शराब की बिक्री हो रही है और घर घर में आज नशा का कारोबार बढ़ रहा है और कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और उसके परिणाम हमको भी देखने को भी मिल रहे हैं कि कई माताएं बहनें आत्महत्या कर रही हैं और कई नौजवान जुआ और शराब के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कौन है इसके पीछे? निश्चित है ये भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है और भारतीय जनता पार्टी की सह पर, उनके नेताओं की सह पर ये कारोबार फल फूल रहा है। 2 बजे तक जुआ खिलता है। हमारा दतिया जुआ के नाम से फेमस हो गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग जुआ खेलने के लिए दतिया आते हैं। दतिया में जुआ की पहचान बन रही है, ये स्थिति हो गई है। ये निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के सारों नेताओं के इशारे पर ये अवैध जुआ और सट्टा और ये शराब का कारोबार फल फूल रहा है। तो माँ पीताम्बरा माई की नगरी में इतना सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही है। कई बार अधिकारियों को हम राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हैं और हम प्रशासन को चेताते हैं और हमेशा इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, आप दतिया जिले के अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के और उस समय आपका कार्यकाल जिस तरीके से देखा जाता है कि कमलनाथ जी के बाद जब सरकार गई तो लगातार आपके कांग्रेस के नेताओं में भागदौड़ मच गई, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रामकिंकर सिंह गुर्जर पर भी तमाम जो है प्रताड़नाएं आपको झेली गई। उस समय ऐसा भी माना जाता है तमाम केस भी आप पर दर्ज हुए, आपके बेटे को भी जेल में डाल दिया गया। इतना सब कुछ हुआ आपके साथ। जी, सरकार गिरी, सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही सरकार में बैठे मंत्रियों ने, विधायकों ने
जो कांग्रेस थे उनको अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया, लोभन प्रलोभन देकर भी अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया, दबाव बनाकर भी अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया, झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज करके दबा करके भी अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया। उपचुनाव के समय में मेरे खिलाफ भी एक झूठा मुकदमा कायम किया गया और ऐसी घटना बनाई गई जहां कोई घटना घटित ही नहीं हुई। और मैं जो समय बताया गया उस समय में सिमड़ा विधानसभा की मुरगुआ गांव में दशहरा के दिन था और मैं मुरगुआ गांव में रामलीला में शामिल हुआ और आरती कर रहा था और उस के प्रत्यक्षदर्शी हजारों लोग वहां पर कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में रामलीला में जहां पर मैं उपस्थित था। इसके बाद मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया गया और जब हमारे समर्थकों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एसपी को यहाँ एसपी कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन दिया कि ये गलत तरीके से नाम जोड़े हैं, मेरा और मेरा छोटा भाई जो कि सरपंच था उसका नाम जोड़ा और दबाव बनाया, तो उस समय कुछ समय के लिए पुलिस ढीली रही। जैसे ही उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में वोटिंग के दिन भी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय प्राइवेट गाड़ियां कई चुनाव आयोग हायर कर लेता है। उन प्राइवेट गाड़ियों में एक दो गाड़ियां ऐसी थी कि जिनमें हमारे मित्र लोग गाड़ियां उनकी थी और वो गाड़ी उसमें लगी हुई थी, तो सेट पर नाम चल रहा था कि इस नंबर की गाड़ी को पकड़ो, इसमें जो बैठा है उसको जिसको गिरफ्तार करो। तो जैसा ही मौका मिला एक साथी ने मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब आप क्षेत्र में हैं और ये सेट पर आपका नाम चल रहा है, कभी किसी वक्त भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो मैंने गाड़ी छोड़ के बाइक से और आसपास क्षेत्र में गांव में जाके हमने कांग्रेस पार्टी का काम किया। चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कई पोलिंगों पे बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव 51 वोट से माननीय बरैया जी, फूल सिंह बरैया जी जो चुनाव हार गए। और उसके बाद पुलिस ने जो काम किया मेरे परिवार को डराने का और मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई भेजी, मुझे घर छोड़ के भागना पड़ा। जब मैं घर पे नहीं मिला तो घर पर पुलिस आई तो मेरे नाबालिग बेटे को और एक और भतीजे को, 2 बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। हमारे जो मित्र थे, जो लोग हमारे साथी थे, उनके घर पे भी पुलिस ने दबिश दी। हमारे रिश्तेदारों को पुलिस ने पकड़ के 8-8 दिन तक थाने में बैठाया और पुलिस ने लगभग 40 लोगों को पकड़ के थानों में बंद करने का उस समय काम किया। माननीय हाई कोर्ट से मुझे जब एंटीसिपेटरी बेल मिली, चूंकि मामला उसमें ऐसे कई तथ्य थे कि ये जो है गलत तरीके से केस दर्ज किया गया, तो माननीय हाई कोर्ट ने हमें अग्रिम जमानत दी, तब जाके ये मामला शांत हुआ। मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दूर दूर तक गई, मैं मुरैना जहां भी रहा वहां जाके पुलिस ने मुझे पकड़ने का ये प्रयास किया और भी तमाम प्रकार के दबाव आए। कांग्रेस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष बने तो क्या चुनौतियां आपके सामने आई? उस समय जब मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बना 2023 में, चुनावी वर्ष था और यहाँ के स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री थे। उस समय की परिस्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुन चुन करके मुकदमा कायम किए जा रहे थे, झूठे आपराधिक मामले किए जा रहे थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का मैंने काम किया और डटा रहा। ईमानदारी और इस वफादारी का इनाम मिलेगा रामकिंकर सिंह गुर्जर को? निश्चित है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए, संविधान को लड़ाई जो चल रही है उसके लिए मैंने ये प्रयास किया और निश्चित है पार्टी ने उसके बाद मुझे मौका दिया। पार्टी ने उसके बाद मुझे पार्टी का दतिया जिले का अध्यक्ष बनाया और मैंने 2.5 साल का अपना कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा किया और उस कार्यकाल में हमारी ये सफलता रही कि हम दतिया जिले की 3 सीटों में से 2 सीटें बहुत बहुमत से जीते और पार्टी ने मुझे मौका दिया और उतनी मेहनत और ताकत के साथ मैंने काम किया और उसके परिणाम स्वरूप 3 में से 2 सीटें हम भारी बहुमत से जीते और एक सिमड़ा विधानसभा सीट बहुत कम मार्जिन से हम पीछे रह गए। तो इतना 2 सीट आप जीते, संघर्ष भी किया आपने, कहीं ना कहीं रामकिंकर गुर्जर के नेतृत्व में 3 में से 2 सीट कांग्रेस के पाले में गई। उसके बाद रामकिंकर सिंह गुर्जर को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, ऐसा क्यों? ये वफादारी का नाम आपको दिया गया? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 3 सीटें में से 2 सीट हम जीते हैं, निश्चित ही मैं जिला अध्यक्ष था, मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसका परिणाम है कि हम 2 सीटें यहां से जीते। और रही बात मौका मिलने की या वफादारी के इनाम की, तो ये एक प्रक्रिया है, संगठन की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है कि सबको इसमें मौका मिलना चाहिए। तो निश्चित पार्टी ने जो निर्णय किया, पार्टी का जो निर्णय है वो सहज स्वीकार है
और मैं आज भी पूरी ताकत के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा पार्टी हूं। के नेताओं, पार्टी का इनाम था या आपके दतिया जिले के पार्टी के नेताओं का हाथ था आपको हटाने में, क्या कहेंगे आप? नहीं, दतिया जिले के काफी वरिष्ठ नेताओं ने जो है नेतृत्व में हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा पक्ष रखा और कार्यकर्ताओं ने भी साथ दिया। और निश्चित है मैं इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देता कि हमें ये हटाया इनाम है या जो भी है, लेकिन पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और ईमानदारी से पार्टी का काम करूंगा। पार्टी ने जो 2.5 साल मुझे अध्यक्ष काम करने का मौका दिया, मेरे कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण चुनाव हुए, विधानसभा का भी और एक लोकसभा को भी, और दोनों चुनाव में मैंने पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी और उसके परिणाम भी आपके कहीं ऐसा तो लग रहा था नेताओं को कि अगली बार विधानसभा के दावेदार हो सकते हैं रामशंकर सिंह गुर्जर? ये पार्टी के चूंकि स्वाभाविक है, जो भी पार्टी में काम करता है और ताकत से जो लोग काम करते हैं, निश्चित है पार्टी उनको मौका देती है। तो इसमें ज्यादा स्वाभाविक है, सभी हम भी काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी जो मेहनत से काम कर रहे हैं और जो जिस योग्य होंगे नेता, जिसकी काबिलियत समझेंगे उसको आगे करेंगे, उसको नेतृत्व करने का मौका देंगे। कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? हमने जो हमारा कर्म भूमि रही है तो जिला पंचायत क्षेत्र हमारा भांडेर और सेवड़ा का मिक्स रहा है, तो निश्चित ही सेवड़ा विधानसभा हमारी विधानसभा है और वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने काम किया, तैयारी की है, तो सेवड़ा विधानसभा हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, रामकिंकर सिंह गुर्जर को यदि सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो चुनाव जीतेंगे आप? बिल्कुल निश्चित ही, जनता की मंशा है और लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है और आज कांग्रेस पार्टी की मांग है क्षेत्र के लोगों की, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, निश्चित ही पार्टी मौका देगी तो जरूर सफलता मिलेगी। तो घनश्याम सिंह का टिकट कटेगा? अब ये अलग विषय है। कुंवर घनश्याम सिंह जी जब राजनीति में आए उस समय मुझे लगता है 1993 में वो दतिया से चुनाव लड़े थे और 38-40 साल उनकी उम्र रही होगी। उस समय से उन्होंने पूरा जीवन जो है कांग्रेस पार्टी में काम किया है और कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, क्षेत्र की सेवा की है और पार्टी ने भी उनको दतिया से भी और सेवड़ा से भी मौका दिया है। 3 बार वो सेवड़ा से चुनाव लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 2 बार वो पीछे रह गए हैं। निश्चित है कि पार्टी मुझे भी मौका देगी, मैं भी 40-45 साल की उम्र कर रहा हूं और पार्टी के को लगेगा, अगर सर्वे में रहेगा और पार्टी को लगेगा कि हम इनको पाकर के सफलता हासिल कर सकते हैं तो पार्टी बिल्कुल मौका देगी, हमें टिकट देगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो कुंवर घनश्याम सिंह साहब को घर बैठ जाना चाहिए? नहीं, राजनीति में घर बैठने का तो कुछ नहीं है। देखो, जनता की सेवा जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि विधायक बन के भी जनता की सेवा हो या पार्टी को मजबूत करने के लिए भी सब काम करते हैं। वो जितने सारे नेता पार्टी में काम करते हैं तो सभी विधायक नहीं बनते, ना सबको मौका मिलता है। मैं भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं तो हर बार थोड़ी टिकट मिला है तभी मैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और पार्टी में ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत काबिल हैं, उसके बाद भी वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भले ही वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो वो भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी के लिए काम करेंगे पार्टी का। तो कुंवर घनश्याम सिंह साहब का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा? कांग्रेस पार्टी के सभी नेता साथ में मिलकर के काम करेंगे और लड़ेंगे। तो क्या कार्यशैली होगी यदि सेवड़ा विधानसभा से पार्टी आपको मौका देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके सेवड़ा विधानसभा? सेवड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि उस क्षेत्र के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता रहा है। हमें अगर पार्टी मौका देती है और सेवड़ा विधानसभा से अगर हमें अवसर मिलता है तो हम पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ वहां की जनता की सेवा करेंगे। और वहां के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, वो बहुत दुर्दशा है। देखिए, सेवड़ा विधानसभा पूरी तरह से कृषि पर निर्भर विधानसभा क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र उसमें ज्यादा है, 2 नगर पंचायतें हैं, लेकिन उनमें भी किसान बहुत मात्रा में वहां पर संख्या में हैं। तो सेवड़ा विधानसभा में रोजगार की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना प्रदेश छोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र जाके धंधा करना पड़ रहा है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सेवड़ा विधानसभा में कोई ऐसा उद्योग स्थापित हो कि जहाँ के नौजवानों को नौकरी करने के लिए, रोजगार के लिए, परिवार पालने के लिए कहीं पलायन ना करना पड़े। दूसरा, सेवड़ा विधानसभा के साथ अभी तक जो होता रहा है, सेवड़ा विधानसभा को जोड़ने वाली एक लंबी सड़क है जो दतिया से जाके सीधी ड्रॉली और भिंड को टच करती है और उस सड़क की ये दशा है कि रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उस पर कोई ना कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट ना होता हो। सैकड़ों लोगों की जान उस रोड ने अभी तक ली है। इंदरगढ़ में जाम की समस्या है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी
कि इस रोड को सबसे पहले 4 लाइन रोड में होना चाहिए, उस रोड की चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। दूसरा, सिमड़ा विधानसभा पर्यटक क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जबकि सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, महारतनगढ़ देवी माई, जिसमें लाखों करोड़ों लोग देश दुनिया से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उस क्षेत्र को भी डेवलप करने का, उसको विकसित करने का कोई ज्यादा प्रयास वहां पर नहीं हुआ। आज भी वहां पर सुविधाओं का बहुत अभाव है, आज भी वहां पर ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि बाहर का श्रद्धालु आकर के वहां ठहर सके, रुक सके। वहां की तमाम समस्याएं उस जगह की हैं। दूसरा, हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जिसको सारे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, सनकुआ धाम। आज सनकुआ धाम भी व्यवस्थाओं के अभाव में बुरी स्थिति में है। आप देख सकते हैं, आप वहां निरंतर सिमड़ा से जुड़े हुए जानते हैं, आप वहां पर भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो तीर्थ स्थल जो सभी तीर्थों का भांजा है, उसके हिसाब से, उस तीर्थ की गरिमा के हिसाब से वहां का विकास होना चाहिए, उस तीर्थ का विस्तार होना चाहिए। पर्यटन की असीम संभावनाएं सिमड़ा विधानसभा में है, लेकिन वहां पर सरकार की गलत नीतियों के कारण, नेताओं के प्रयास न करने के कारण, विधायकों के प्रयास न करने के कारण आज भी वो दुर्दशा वहां की हो रही है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र का तीर्थ क्षेत्र भी डेवलप हो, पर्यटन स्थल भी वहां पर विकसित हो। सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र लंबा एरिया नदी से जुड़ा हुआ है, सिंध नदी से, जहां पे आप देखते हैं कि वहां पर लगातार अवैध खनन चल रहा है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। फॉरेस्ट वहां पर भी जो है अभयारण्य भी बन सकता है, उस क्षेत्र को बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज जो सिमड़ा विधानसभा की है, किसानों की जो दुर्दशा है, जो किसान बिजली कटौती से पूरा किसान परेशान रहता है। जैसे ही धान की फसल का काम शुरू होता है, लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लोग किसान सड़कों पे आ जाते हैं। किसी की तार की लाइन टूट रही है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं पावर हाउस लोड नहीं झेल पा रहे हैं, बिजली की भारी समस्या, जबकि पूरा सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र धान और गन्ने का क्षेत्र है। वहां पर बिजली की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन उस अनुरूप ना तो उनको बिजली मिलती है, ना उनको पानी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करेंगे तो पूरे सिमड़ा विधानसभा की क्षेत्र की सड़कों की जर्जर हालत है। रोज आए दिन लोग सड़कों में फंस रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सिमड़ा विधानसभा की जो किसानों की समस्या है, उसके लिए भी मेरा ये प्रयास रहेगा हमेशा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस समय है इंदरगढ़ में लगने वाले जाम की, जहां पर आए दिन एम्बुलेंस भी फंस जाती है, तमाम लोगों की जान भी गई है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और सच्चाई ये है कि ये मैं जब से देख रहा हूं, लगभग 2020 के पहले से, जब से इंदरगढ़ शहर कस्बा जो है जाम से कराहता है। इंदरगढ़ में जाम की परेशानी लगातार 20-25 सालों से बनी हुई है, और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर चुनाव में वहां के विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशी सबसे पहला उसको उसमें अपनी कार्य योजना उसमें जोड़ते हैं। भाई हमारा प्लान ये रहेगा कि हम इंदरगढ़ में बाईपास बनवाएंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनने भी हमेशा उसका आश्वासन दिया है कि हम उसको जाम बनवाएंगे, लेकिन इंदरगढ़ में अभी तक बाईपास नहीं बना है। इंदरगढ़ को जाम से मुक्त कराया जाए। इंदरगढ़ को केवल एक बाईपास नहीं बल्कि रिंग रोड की आवश्यकता है, जो चारों तरफ से, चारों रोडों को, सिमड़ा रोड, ग्वालियर रोड, भांडर रोड, दतिया रोड, कामद रोड को रिंग रोड जोड़े। ऐसी रोड बनने की अति आवश्यकता है। यदि जो है पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया कांग्रेस पार्टी से, तो क्या भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देगी तो आप अपनाएंगे? नहीं नहीं, किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने कहा कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में 2018 से पहले जब कुछ नेता पार्टी को छोड़ करके गए, उस समय भी मेरे लिए काफी प्रयास किए गए कि मैं जाऊं, सत्ता का जो है सुख भोगूं वहां जाके, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर राजनीति करता हूं, और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही रह करके किसानों की और गरीबों की और आम जनता की लड़ाई लड़ सकता हूं। ये अधिकार मुझे कांग्रेस पार्टी देती है, ये विचारधारा देती है। मैं निश्चित कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय करेगी वो मेरे लिए स्वीकार रहेगा। और आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में सरकार बना सकती है? जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, या फुल सिंह बरैया? ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे नेता एकजुट होकर के एक मंच से एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब साथ में मिलकर काम करेंगे, और ये बात का विषय है कि नेतृत्व किसको मिलेगा, क्या किसको मौका रहेगा। ये सारे नेता मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
सरकार बनेगी? बिल्कुल दावे के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार। कौन है वो चेहरा? ये सभी हमारे सारे नेता मिलके सरकार लाएंगे। रामकिंकर सिंह गुर्जर को यदि सिमड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो चुनाव जीतेंगे आप? बिल्कुल निश्चित ही जनता की मंशा है और लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है, और आज कांग्रेस पार्टी की मांग है क्षेत्र के लोगों के कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। निश्चित ही पार्टी मौका देगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती है कि वो किसानों की आय दुगनी कर रही है, किसानों को तमाम जनहितैषी योजनाओं के लाभ देने की बात करती है, क्या वास्तविक रूप में मिल रहा है ये लाभ? देखिए, मैं पहले भी आपने जो सवाल किया था गाय के नाम पर राजनीति करने का, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की दोगुनी आय करने की बात करती है, ऐसी कोई भी योजना भारतीय जनता की पार्टी की मुझे दिखाई नहीं देती है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आज यूरिया खाद के लिए, पहले तो डीएपी के लिए मारामारी रही है, आप सबसे छुपा हुआ नहीं, आप देख रहे हैं, लोगों में लठ चले हैं, लाइनों में लगे के खड़े हैं, सुबह 4-4 बजे 2-2 बजे से 12-12 बजे से रात को 12 बजे से लोग खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। तो ये सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को, किसानों को इतनी जो परेशानी हो रही है, बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी की है, मेरे हिसाब से उन्होंने किसानों की आय दुगनी नहीं की है, बल्कि किसानों की आय को उन्होंने आधा कर दिया, या ये कहें कि किसानों की लागत को उन्होंने दोगुना कर दिया है, आय तो दोगुनी नहीं की है। जहां खाद के लिए दर दर किसान भटक रहे हैं, यूरिया डीएपी के लिए, दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, यही स्थिति सिंचाई के लिए लोगों को रात को 2-2 बजे लाइट दे रहे हैं, यही स्थिति गाय की से किसानों को फसल बचाने के लिए रात रात भर जगना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किसानों को उपयोग करने वाली हर चीज बहुत महंगी हो गई है। डीएपी महंगा, यूरिया महंगा, डीजल जो किसानों को सबसे ज्यादा जुताई बखराई और हर काम में लगता है, डीजल के रेट बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो किसानों का उत्पादन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहां देखते देखते यूरिया की, डीएपी की बोरी 400 रुपए से लेके 1800 रुपए 2000 तक पहुंच गई है। वहीं किसानों की जो गेहूं है, गेहूं 2000, 2200, 2300 बस यहां तक रह जाता है, मंडी के जो रेट मिल रहे हैं। दूसरी तरफ धान की भी स्थिति है, सबसे महंगी खेती धान हो गई है। धान में उस समय 4000 बिकती थी जब धान 500 रुपए में 1 बीघा लग जाती थी, और आज 3000 बिक रही है जब धान की लागत लगवाई 2000-2500 रुपए हो गई है। खाद, डीजल, बीज महंगा, सब महंगा है। तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा मानना है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, किसानों की लागत दोगुनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। और उसके बाद भी एक दुर्दशा आप देखिए, मंडियों की क्या व्यवस्था है। आज किसान धान बेचने के लिए मंडी में जाता है, धान रेट 2800, 2700, 3000 जिस रेट में भी जाती है, और किसान को अगर जरूरत है कि उसको नगद पैसा चाहिए, आप देखिए कि जो किसान कर्ज ले उस पर तो ब्याज दे, ये तो बनता है कि कर्ज लिया है ब्याज दे रहा है, लेकिन किसान खुद की फसल बेचे और उस पैसे को वो व्यापारी से नगद में मांगे, और उस पैसे पर भी किसान को ब्याज देना पड़ रहा है। अगर उसको नगद पैसे चाहिए तो 3 रुपए सैकड़ा से ब्याज से उसको पैसे काट के व्यापारी किसान को देता है। ऐसी तमाम गलत नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिसके कारण किसान कमजोर हुआ है, किसानों की कर्ज में डूबा है, किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और किसानों की आमदनी कम हुई है, लागत दोगुनी हुई है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? और आपने जो मेहनत से जो मुकाम हासिल किया, बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता होती है मुझे कि हमारे बीच के साथी ने आज जो मेरा जहां तक मानना है कि राजनीति में जितना विधायक सांसद बनके जो सेवा की जा सकती है, उससे ज्यादा सेवा एक अच्छे पत्रकार बनके भी की जा सकती है। और आपने वो क्षेत्र के समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए हैं। आपने पिछड़े दलितों की लड़ाई को, लोगों के हितों की बात की है। हमेशा आपने क्षेत्र के अच्छा करने का आपको प्रयास किया है, तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बस एक दो लाइन के साथ अपनी बात को भी हम समाप्त करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आज जो राजनीति का दौर चल रहा है, जो नफरत को फैलाने की जो बात चल रही है, जो लोगों के अंदर फैल रही है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दाढ़ियां, किसी शायर ने कहा है कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, और मेरे अहल में मक्कारियां नहीं चलती, कबीले बालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती।
जय हिंद, जय जवान, जय बहुत किसान। बहुत बहुत खूब। तो आपकी जनता दल न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस पॉडकास्ट में क्या कुछ आपने सुना, क्या कुछ समझा आपने, क्या कुछ प्रश्न है आपके, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।